नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं संचार भाषा के बारे में। संचार भाषा जिसे मीडिया के क्षेत्र में या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन या लैंग्वेज ऑफ कनेक्शन कहते हैं। तो बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करते हैं संचार भाषा का संपूर्ण अध्ययन। सबसे पहले हम लोग संचार भाषा के अंतर्गत कौन-कौन से बिंदुओं पर विचार करेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संचार भाषा का सरल परिचय, संचार क्या है, संचार के विविध रूप कौन-कौन से हैं, ध्वनि के माध्यम से संचार किस प्रकार से होता है, चित्र के माध्यम से संचार किस प्रकार से होता है, संकेतों के माध्यम से संचार किस प्रकार से होता है, गुप्त या गोपनीय कार्यों के लिए कैसी संचार भाषा का प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट संचार भाषा क्या होती है, प्रागैतिहासिक युग में संचार अर्थात बहुत पहले संचार के कौन-कौन से रूप विद्यमान थे, वर्तमान युग में संचार की क्या स्थिति है, दृष्टिबाधित अर्थात विजुअली इम्पेयर्ड तथा बधिर अर्थात जो लोग सुन नहीं पाते उनके लिए संचार की क्या व्यवस्था है, और अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे निष्कर्ष जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कंक्लूजन। तो आ जाते हैं पहले बिंदु पर जो है संचार भाषा का सरल परिचय। देखिए, एक पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि संचार या कम्युनिकेशन क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति का चित्र है जो दृष्टि बाधित है अर्थात विजुअली इम्पेयर्ड है, वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक लिपि होती है, ब्रेल लिपि। उस ब्रेल लिपि के माध्यम से ये पढ़ सकता है और अपने भावनाओं को लिखित रूप से दूसरों तक संप्रेषित कर सकता है। एक दूसरे व्यक्ति का यहाँ चित्र है जो बधिर है या जिसकी इंद्रियां श्रवण इंद्रियां खराब हो चुकी है। ऐसे में विज्ञान ने श्रवण यंत्र का आविष्कार कर दिया है और उस श्रवण यंत्र के माध्यम से ये व्यक्ति सुन सकेगा और कम्युनिकेशन कर सकेगा। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो संकेतों के माध्यम से बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति सुन भी नहीं पाते और बोल भी नहीं पाते, ऐसे व्यक्तियों के लिए लैंग्वेज ऑफ साइन या सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये लोग भी सांकेतिक भाषा के माध्यम से कम्युनिकेशन स्थापित कर रहे हैं। और ये एक नाक का चित्र है जो सूंघ कर ये पता लगा लेता है कि चीजों की स्थिति कैसी है, और ये भी विशिष्ट प्रकार की संचार व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो हम लोग ये जान पाते हैं कि संचार कहने का मतलब है कम्युनिकेशन, और हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन स्थापित करता ही है। अब आ जाते हैं दूसरे बिंदु पर जो है संचार क्या है। तो देखिए, संचार मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है। शिशु जन्म लेते ही सर्वप्रथम संचार के जरिए ही अपनी संवेदना प्रकट करता है। बच्चा रोकर चिकित्सक अर्थात डॉक्टर को अपने अस्वस्थ होने का एहसास कराता है। उसके पश्चात भूख लगने पर वह रोकर ही मां के समक्ष अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। पेट में दर्द हो या नींद लग रही हो या फिर कोई दूसरी समस्या हो, बच्चा सिर्फ रोकर ही अपनी बात कहता है। यही उसके संचार का माध्यम है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावों को किसी दूसरे व्यक्ति से किसी भी तरीके से साझा करता है, तो उसे ही हम संचार कहते हैं। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, संचार के विविध रूपों पर। देखिए, दरअसल भाषा संचार का एक उपकरण है, एक डिवाइस है। भाषा के माध्यम से तो हम लोग संचार करते ही हैं, लेकिन भाषा के इतर या भाषा के अलावा भी हम लोग कई तरीके से संचार स्थापित करते हैं। यह भाषा विभिन्न रूपों में हो सकती है, किंतु इसके अलावा भी संचार के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे केवल ध्वनि का, उसमें शब्द नहीं होंगे, ध्वनि के जरिए, चित्रों के जरिए, इशारों के जरिए, संकेतों के जरिए
कूट भाषा या गुप्त भाषा आदि के जरिए भी हम लोग संचार स्थापित करते हैं। तो भाषा जो है ये प्रथम और मुख्य इकाई है, लेकिन भाषा के अलावा भी ध्वनि हो गया, चित्र हो गया, इशारे हो गए, संकेत हो गए, कूट भाषा, इसके जरिए भी हम लोग संचार स्थापित करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अगले बिंदु पर, ध्वनि के माध्यम से संचार कैसे होता है। देखिए, ध्वनि के माध्यम से संचारी भाषा में शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, किंतु शब्दों के बिना भी ध्वनि अर्थ संप्रेषित करती है। अर्थात ध्वनि में शब्द होंगे, लेकिन कभी-कभी केवल ध्वनि, उसमें शब्द नहीं होते, संप्रेषण का कार्य करती है। कैसे? उदाहरण के लिए देखिए, शहनाई की धुन। तो जैसे ही आप शहनाई की धुन सुनते हैं या बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सुनते हैं, आप समझ जाते हैं कि कहीं शादी का आयोजन हो रहा है। उसी प्रकार अरब देशों में बजाए जाने वाले संगीत से यह स्पष्ट पहचान होती है कि खाड़ी देशों के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि वहाँ का संगीत ही कुछ अलग होता है। घंटी की धुन यह जाहिर करती है कि पूजा या आरती की जा रही है। नाल और मृदंग के स्वर दक्षिण भारत के द्योतक होते हैं। नाल एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है और मृदंग ढोलक टाइप का एक वाद्य यंत्र होता है, और ये जब बजना शुरू होता है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ कोई संगीत बज रहा है। यानी मनोभावों के अनुरूप ध्वनि अपना अर्थ संचरित करती है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले बिंदु पर, चित्र के माध्यम से संचार। देखिए, चित्र अर्थात इमेज, पिक्चर, फोटो, चित्रों की संचारी भाषा को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें ध्वनि भी नहीं, इसमें शब्द भी नहीं, केवल चित्रों के माध्यम से कम्युनिकेशन। कैसे? देखिए, चित्र चाहे बच्चे बनाएं या फिर कोई मशहूर चित्रकार बनाए, वह अपनी भावनाओं को ही तो अभिव्यक्त करता है। ये चित्र लक्ष्य समूह तक भावनाओं को संचारित करने के लिए भाषा की भूमिका अदा करते हैं। अर्थात जब भी कोई चित्रकार कोई चित्र बनाता है, तो वो बिना शब्दों के माध्यम से चित्र के द्वारा अपनी भावनाओं को लक्ष्य समूह तक या जिस तक वो अपनी भावनाओं को पहुंचाना चाहता है, पहुंचाता है। कार्टून में प्रायः कार्टूनिस्ट अपनी भावनाओं को पाठकों तक पहुंचाते हैं। अखबारों में हम लोग देखते हैं कि चित्रों के माध्यम से कभी-कभी पैनी आलोचना की जाती है, केवल चित्रों के माध्यम से। बचपन में खींचे गए छायाचित्र अर्थात फोटो बरसों बाद भी उसकी भावनाओं को संप्रेषित करने में सक्षम होते हैं। अर्थात जब हम अपने बचपन की कोई भी तस्वीर देखते हैं, तो बस हम उस चित्रों के माध्यम से उस समय को संप्रेषित कर लेते हैं। चित्र भले ही मूक हों, उनका भावार्थ कुछ भी हो, किंतु वह प्रतिक्षण संचार की भूमिका में जुटे होते हैं। पहले जब बोलती फिल्मों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब मूक फिल्में ही भावनाओं को संचारित करती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हम लोग जो टॉकीज बोलते हैं, सिनेमा हॉल को टॉकीज बोलते हैं, इसलिए टॉकीज कहते हैं क्योंकि पहले सिनेमा में आवाजें नहीं होती थी, सिनेमा मूक होती थी, केवल चित्र और वीडियोज ही आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान ने प्रगति की और फिर आलम आरा एक मूवी आई, वही बोलती फिल्मों की शुरुआत करती है और वे बेहद लोकप्रिय थी। बोलती फिल्मों के बाद संचार ने विकसित रूप धारण किया। इसी तरह नक्शों की भाषा होती है, अर्थात मैप। हम लोग देखते हैं मैप में केवल लकीरें ही खिंची होती है, लेकिन वो खिंची हुई लकीरें भी एक तरीके का कम्युनिकेशन ही स्थापित करती हैं, जो मात्र लकीरों से अपनी बात कहती है। इन लकीरों के जरिए संदेश का संचार होता है। अर्थात हम लोग अब ये जान पाते हैं कि चित्र के माध्यम से भी संचार या कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं संकेतों के माध्यम से संचार। संकेत अर्थात लैंग्वेज ऑफ साइन। देखिए, पहले ही मैं आपको ये बता चुका हूँ, पुनः एक बार बता रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति बोल भी नहीं पाता और सुन भी नहीं पाता, तो ऐसी स्थिति में लैंग्वेज ऑफ साइन का प्रयोग करके वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। अब यहाँ देखिए, ट्रैफिक सिग्नल पर तैनात ट्रैफिक पुलिस संकेतों के माध्यम से वाहन चालकों को ठहरने और बढ़ने का निर्देश देता है।
संकेतों के माध्यम से ही वाहन चालक सड़कों के विभिन्न नियमों का पालन करते हुए अपने गंतव्य अर्थात डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। ठीक है ना? रोड के किनारे बहुत सारे सिंबल्स लगे हुए होते हैं, प्रतीक चिन्ह लगे हुए होते हैं और उन चिन्हों का अनुपालन करते हुए वाहन चालक या मोटरिस्ट अपने गंतव्य या डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। छात्र की गलती पर शिक्षक आंखें दिखाकर उसे उसकी गलती का एहसास कराता है। इसे ही तो संकेतों के माध्यम से संचार कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अगले बिंदु पर, गुप्त कार्यों के लिए संचार भाषा। गुप्त अर्थात गोपनीय, सीक्रेट। देखिए, गुप्त कार्यों के लिए कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है वह सार्वभौम नहीं होती, जिससे हर व्यक्ति उसके संदेश को ना जान पाए। सार्वभौम अर्थात आप जिसे मैसेज भेज रहे हैं वो मैसेज निर्दिष्ट उसी व्यक्ति के पास जाएगा और वो जिस भाषा में जा रहा है वो सभी को पता नहीं होगी, सार्वभौम नहीं होगी। वो उसी व्यक्ति को पता होगी जिसके लिए वो मैसेज फिक्स किया गया है। ये होता है गोपनीय कार्यों के लिए संचार भाषा। मात्र लक्ष्य समूह ही अर्थ को समझ सके। आज से कई बरस पहले तार भेजने के लिए मात्र बिंदुओं का प्रयोग किया जाता था, केवल डॉट्स का प्रयोग किया जाता था तार भेजने के लिए और बिंदुओं की भाषा से संदेशों को संचारित किया जाता था। आज भी कंप्यूटर और व्हाट्सएप में आने और भेजे जाने वाले संदेश एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तकनीक के साथ प्राप्त किए जाते हैं और भेजे जाते हैं। तो इस तरीके की जो भाषा होती है, खास करके मीडिया के क्षेत्र में जो प्रयोग की जाती है, उसे ही हम लोग गोपनीय कार्यों के लिए संचार भाषा, जो कूट भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं अगले बिंदु पर, विशिष्ट संचार भाषा। देखिए, एक विशिष्ट किस्म की संचार भाषा है घ्राण संचार। जी हाँ, घ्राण संचार क्या है? देखिए, मानव की 3 प्रमुख इंद्रियां हैं, सुनना, बोलना, देखना। ये 3 प्रमुख इंद्रियां हैं, लेकिन इन 3 इंद्रियों में से अगर एक इंद्रिय खराब हो गई या वो सही से फंक्शन नहीं कर रही है, ऐसे में भी संचार जो है वो संभव होता है, कम्युनिकेशन स्थापित करना संभव होता है और वो है घ्राण संचार। देखिए, मानव की 3 प्रमुख इंद्रियों में से घ्राण शक्ति का प्रयोग भी संचार के लिए किया जाता है। अर्थात सूंघ सूंघना भी जो है वो एक प्रकार का सेंस ऑर्गन है। हम लोग सूंघ कर भी कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। गंध के माध्यम से लोग अपने आसपास की स्थिति का बोध कर लेते हैं। सूंघकर किसी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं। सेना में स्निफर कुत्तों की मदद से विस्फोटक सामग्री का पता लगाया जाता है। स्निफर डॉग या डिटेक्शन डॉग कहने का मतलब हुआ, कुत्तों को इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है कि वो विस्फोटक सामग्री का या किसी नशीले द्रव्य का वो आराम से पता लगा सकते हैं, या घटना स्थल पर अपराधी के किसी वस्तु को सूंघाकर अपराधी एवं उसके गुप्त स्थान का भी पता लगाया जा सकता है। तो इस तरीके की जो संचार होती है, कम्युनिकेशन होता है, उसे हम लोग घ्राण संचार कहते हैं और ये विशिष्ट संचार के अंतर्गत आता है। अब आ जाते हैं अगले बिंदु पर, जो है प्रागैतिहासिक युग में संचार। प्रागैतिहासिक युग कहने का मतलब है इतिहास से भी पहले का युग या ऐतिहासिक युग में। देखिए, इस युग में संचार के लिए शिलाओं पर शिलालेख लिखे जाते थे। शिलाओं अर्थात प्रस्तर, पत्थर, स्टोन पर शिलालेख लिखे जाते थे, अर्थात पत्थरों में उत्कीर्ण करके, पत्थरों की खुदाई करके शिलालेख लिखे जाते थे। सम्राट अशोक के युग में लौह स्तंभों पर और विभिन्न वस्तुओं पर संदेशों का उत्कीर्णन किया जाता था। राजतंत्र में, राजतंत्र अर्थात जहाँ मोनार्की, जहाँ राजा ही सर्वे सर्वा होता था, राजतंत्र में उद्घोषणाएं अर्थात किसी भी प्रकार का अनाउंसमेंट कराने के लिए मुनादी करवाई जाती थी, अर्थात डुगडुगी बजाकर लोगों को एकत्रित किया जाता था और उद्घोषणा या अनाउंसमेंट किया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने के लिए हरकारे अर्थात डाकिया, दूत अर्थात मैसेंजर या फिर कबूतर या बाज की मदद भी ली जाती थी। तो उस समय प्रागैतिहासिक युग में भी संचार के अलग अलग माध्यम मौजूद थे।
अब आ जाते हैं अगले बिंदु पर, वर्तमान युग में संचार। देखिए, ज्यों-ज्यों विज्ञान ने विकास किया, त्यों-त्यों संचार के उपकरणों ने परिमार्जित रूप विकसित किया, परिमार्जित फ़िल्टर्ड रूप। टेलीफ़ोन, सिनेमा, स्लाइड आदि उपकरण अब पुराने दौर की वस्तुएँ हो चुकी हैं। अब तो इंटरनेट, वेबसाइट, एसएमएस जैसी अत्याधुनिक तीव्रगामी संचार सुविधाएँ उपलब्ध हो चुकी हैं, जिसने संपूर्ण विश्व को एक घर बना दिया है। आज संदेश को हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कुछ क्षणों, कुछ सेकंड्स का ही समय लगता है। इसने ना केवल जनसंचार की प्रक्रिया विशिष्ट हुई है, बल्कि उससे गति भी मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को उपग्रह संप्रेषण के जरिए घर बैठे देखा जा सकता है। अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो उपग्रह संप्रेषण होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, हम लोग घर बैठे-बैठे ही किसी दूर में बैठे व्यक्ति से कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैच प्रसारण में हम और आप देखते हैं, विज्ञान ने जनसंचार को अत्यंत सरल और सुगम बना दिया है। अर्थात वर्तमान युग में जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, मास मीडिया के साधन हैं, मास कम्युनिकेशन के साधन हैं, वो अत्यंत ही आधुनिक हो चुके हैं। अब आते हैं अगले बिंदु पर, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, दृष्टिबाधित तथा बधिर लोगों के लिए संचार। देखिए, विकासशील सोच ने, प्रोग्रेसिव थिंकिंग ने मनुष्य की इंद्रियों के असफल हो जाने पर भी संचार को बरकरार रखने का कार्य किया है। प्राचीन युग में जहां नेत्रहीन पढ़ नहीं सकते थे, आज वहीं ब्रेल लिपि, लुईस ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे जो खुद दृष्टिबाधित थे, उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल लिपि के जरिए नेत्रहीन शिक्षा अर्जित कर रहे हैं और समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। बधिर लोगों के लिए, अर्थात जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए पहले जहाँ सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था, आज इसके साथ-साथ, अर्थात सांकेतिक भाषा के साथ-साथ विकसित किए गए श्रवण यंत्र के जरिए उन तक संदेश पहुँचाया जा सकता है। अर्थात ऐसे-ऐसे श्रवण यंत्र आ गए हैं, हियरिंग इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जिससे जो सुन नहीं पाते वे भी उस डिवाइस को कान में लगाकर सुन सकते हैं। ये है दृष्टिबाधित और बधिर लोगों के लिए संचार की सुविधाएँ। अब आ जाते हैं हम लोग निष्कर्ष पर, अर्थात कन्क्लूजन पर। देखिए, अंततः फाइनली यह कहा जा सकता है कि संचार के विविध रूप होते हैं और सभी किसी न किसी रूप में अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करते ही हैं। संचार का जो क्षेत्र है वह अत्यंत व्यापक है और इसके तरह-तरह के रूपों में विकास की अनंत संभावनाएं उपलब्ध है, मौजूद हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने संचार भाषा के विविध पहलुओं पर विचार किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।